आप सुन रहे हैं किताब कहानी। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। हमारी ये वीडियो आपको ऐसी जगह की मालूमात फराहम करेगी जो बहुत हैरत अंगीज़ और अनोखी है। तो चलिए तैयार हो जाइए। अफ्रीका के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा और पेचीदा मुल्क है चाड, जिसे अक्सर तनाज़ात का गढ़ समझा जाता है। तो आखिर ऐसा है क्यों? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। इसे एक बहुत ही अजीब नाम दिया गया है, अफ्रीका का मुर्दा दिल। अब ये नाम क्यों पड़ा? वजह है इसकी जुग्राफियाई हैसियत। ये मुल्क चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ है और इसकी आबोहवा ज़्यादातर सहराई है। इस वजह से ये बरआज़म के बाकी हिस्सों से आप कह सकते हैं कि काफ़ी अलग थलग है। तो सबसे पहले चार्ट को समझने के लिए हमें इसकी जुग्राफिया और इसकी मुतनव्वा आबादी को देखना होगा। यही चीज़ें हैं जिसकी पेचीदा शिनाख्त की बुनियाद बनती हैं। देखें, चार्ट एक मुल्क नहीं बल्कि आप समझें कि 3 अलग अलग दुनियाओं का मजमुआ है। शुमाल में तो है वसी औरीज़ सहारा, बिल्कुल बंजर। फिर बीच में आती है साहिल की खुश्क पट्टी जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ ही उगती हैं। और फिर आता है जुनूब, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, हरा भरा जरखेज़ सुबाना जहाँ मुल्क की ज़्यादातर खेती बाड़ी होती है। जाहिर है ये जोग्राफियाई फ़र्क पूरे मुल्क में ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है। अब चूंकि ये अफ्रीका के बिल्कुल मरकज़ में है, तो चाड 2000 साल से भी ज़्यादा अरसे से मुख्तलिफ तहज़ीबों का मिलन का मरकज़ रहा है। सोचें ज़रा, यहाँ 200 से ज़्यादा अलग अलग नस्ली ग्रोह रहते हैं और यही वो जगह थी जहाँ कानम जैसी अजीम सल्तनतें कायम हुईं जो पूरे सहरा के तिजारती रास्तों पर राज करती थीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी सरजमीन जिसकी तारीख़ इतनी शानदार हो, जहाँ कदीम सल्तनतें और इतनी सारी सकाफ़तें हों, उसकी जदीद तारीख़ इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों और तनाज़ुरात से भरी क्यों है? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब हमें तारीख़ में मिलेगा। चैड के अदम इस्तेहकाम की जड़ें बहुत गहरी हैं। आइए ज़रा माजी में झांक कर देखते हैं। बात शुरू होती है फ्रांसीसी नो आबादियाती दौर से, जिसने चैड पर बहुत गहरे जख्म छोड़े। सच तो ये है कि फ्रांस के लिए ये कॉलोनी खाम कपास और सस्ते मजदूरों के एक जरिए से ज़्यादा कुछ नहीं थी। उन्होंने ना तो मुल्क की तरक्की पर कोई ध्यान दिया, ना ही यहाँ के लोगों को मुत्तहद करने की कोशिश की। और इसी लापरवाही ने आप कह लें कि आने वाले वक्तों में तनाज़ुआत के बीज बो दिए। और जब आज़ादी मिली तो उसके बाद के पहले 30 साल तो जैसे खूनरेज़ी और अदम इस्तेहकाम की एक लंबी दास्तान है। ज़रा इस टाइमलाइन को देखें। 1965 में खाना जंगी छिड़ गई। 1975 में एक फ़ौजी बगावत हुई जिसमें सदर को मार दिया गया। और उसके बाद तो जैसे इक़्तिदार की एक खूनी जंग शुरू हो गई जो 1990 तक चलती रही, जब इदरीस देबी ने आकर हुकूमत संभाली। मतलब ये एक मुसलसल अफरा तफरी का दौर था। इस दौर की बर्बरियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हुसैन हबरी के बारे में क्या कहा गया। उसे इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम का मुजरिम पाया गया, जिनमें रेप, जिनसी गुलामी और 40,000 लोगों के कत्ल का हुक्म देना शामिल था। 40,000? ये वाकई चाड की तारीख का एक इंतहाई तारीख बाब है। इस सारी अफरा तफरी के बाद स्टेज पर एंट्री होती है इदरीस देबी की, एक ऐसा शख्स जिसने 3 दहाइयों तक मुल्क पर हुकूमत की और फिर ये इक़्तिदार एक तरह से विरासत में अपने बेटे को दे दिया। इदरीस देबी ने 30 साल से भी ज़्यादा हुकूमत की। अब ये कहना पड़ेगा कि उसने मुल्क में एक किस्म का इस्तेहकाम ज़रूर लाया, लेकिन ये अमन एक आमराना अमन था। उसने अपने खिलाफ होने वाली कई बगावतों को कुचला, आइन बदलकर सदारती मुद्दत की हद ही ख़त्म कर दी और सबसे अहम बात, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मगरबी ममालिक का एक अहम फ़ौजी पार्टनर बन गया। इस वजह से उसके इक़्तिदार को बैनुल-अक़वामी हिमायत भी हासिल रही। और फिर 2021 में वो खुद बागियों से लड़ते हुए फ्रंटलाइन पर मारा गया। इदरीस देबी की मौत के फ़ौरन बाद फ़ौज ने एक गैर जमहूरी कदम उठाया। उन्होंने उसके बेटे मोहम्मद देबी को मुल्क का उबूरी सदर बना दिया। इस तरह चाड में एक ख़ानदानी हुकूमत कायम हो गई। ज़ाहिर है ये एक बहुत ही मुतनाज़ा फ़ैसला था जिसने मुल्क में जमहूरियत के मुस्तक़बिल पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो ये तो था तारीख़ी पस मंज़र। अब आइए देखते हैं कि आज का चाड कैसा है और वो कौन से गहरे समाजी और माशी तज़ादात हैं जो इस मुल्क की पहचान बन चुके हैं। मजहबी लिहाज से भी चाड में काफ़ी तनव्वुर है। तकरीबन 55% आबादी मुसलमान है और ये ज़्यादातर मुल्क के शुमाली और मशरकी हिस्सों में आबाद हैं।
वहीं 41% आबादी ईसाई और कदीम मुकामी अकायद को मानने वाली है और इनकी अक्सरियत जनूब में रहती है। आबादी की तकसीम भी बिल्कुल गैर मुसावी है। मुल्क के ज़्यादातर लोग या तो दारुल हुकूमत अंजामीना में रहते हैं या फिर जुनूब के ज़रखेज़ इलाकों में, जहां ज़िंदगी गुजारना आसान है, जबकि शिमाल का जो वसी सहराई इलाका है वो तकरीबन खाली पड़ा है, वहां बहुत कम लोग रहते हैं। और यहीं पर हमें चाड का सबसे बड़ा तज़ाद नज़र आता है, एक माशी मुअम्मा। ये एक ऐसा मुल्क है जो कुदरती वसाइल, ख़ास तौर पर तेल से मालामाल है, लेकिन इसके लोग शदीद गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साल 2003 में जब तेल निकला तो सबको लगा कि अब चाड की किस्मत बदल जाएगी, खुशहाली आएगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली। तेल की दौलत ने मुल्क में अमन लाने की बजाय अंदरूनी झगड़ों को और हवा दी। करप्शन आसमान को छूने लगी और गुर्बत वो वैसी की वैसी ही रही। आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, यानी इंसानी तरक्की के आलमी मेयार पर, चाड का नंबर 190वां है। मतलब ये दुनिया के सबसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। यहाँ के शहरियों को सेहत, तालीम और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं हैं। और ये आदाद व शुमार तो वाकई चौंका देने वाले हैं। मुल्क की 80% आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। 80%! ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि तेल की अरबों डॉलर की दौलत आम लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुंची। चाड को सिर्फ अपने अंदरूनी मसाइल का ही सामना नहीं है, बल्कि पड़ोसी ममालिक की इंस्टेबिलिटी का असर भी उस पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर, जब सूडान के इलाके दारफूर में बहरान पैदा हुआ तो 2008 तक चाड ने 2,80,000 से ज़्यादा पनाह गुज़ीनों को पनाह दी। सोचें, एक गरीब मुल्क के पहले से कम वसाइल पर ये कितना बड़ा बोझ होगा। तो जब आप इन तमाम चैलेंजेस को एक साथ देखते हैं, गुर्बत, करप्शन, अंदरूनी लड़ाइयाँ और पनाह गुज़ीनों का बोझ, तो ये कोई हैरत की बात नहीं कि चाड को दुनिया की 7वीं सबसे नाजुक या कमज़ोर रियासत करार दिया गया है। इसका मतलब सीधा सा है कि रियासत अपने लोगों को बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात देने में भी नाकाम है और मुल्क हर वक्त किसी न किसी बहरान के दहाने पर खड़ा रहता है। तो आखिर में हमारे सामने यही बड़ा सवाल है, क्या चाड, जो कुदरती वसाइल, मुतनव्वे सकाफ़तों और एक अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाला मुल्क है, क्या वो कभी अपने इस पुरतशद्दुद माजी के चक्कर से बाहर निकल पाएगा? क्या अफ्रीका का ये मुर्दा दिल कभी दोबारा जिंदगी की उम्मीद से धड़क सकेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। तो हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।